टू अनदर क्लास ऑफ केमिस्ट्री बेसिक्स। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रेजोनेंस। पिछले क्लासेस में हम लोगों ने डायपोल मोमेंट, इंडक्टिव इफेक्ट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट को कवर किया है। इन तीन इम्पॉर्टेंट इफेक्ट के बाद जो आता है वो है रेजोनेंस। तो पहले हम लोग समझ लेते हैं कि रेजोनेंस एक्चुअली में है क्या। रेजोनेंस बेसिकली अगर हम लोग कोई भी केमिकल एंटिटी या मतलब कि कोई भी मॉलिक्यूल्स को हम लोग अगर कंसीडर करें, जैसे कि अगर मान लीजिए कि ये ए बी मॉलिक्यूल है, तो इसमें क्या है, इसमें कोवेलेंट बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड, और यहाँ पे क्या है, दो इलेक्ट्रॉन्स हैं। ओके, तो यहाँ पे ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स है इनका पॉसिबल वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, पॉसिबल वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो यहाँ पे हम लोग इन दो इलेक्ट्रॉन को ए और बी मॉलिक्यूल, ए और बी एटम के अंदर कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं उसके ऊपर बेस करके यहाँ पे कुछ पॉसिबल स्ट्रक्चर्स बनेंगे। ठीक है, जो कि हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर्स हैं, ये रियल स्ट्रक्चर्स नहीं है, ये हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर्स हैं। और इस हाइपोथेटिकल स्टेट को ही हम लोग रेजोनेंस बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ए बी को कैसे हम लोग लिख सकते हैं कि अगर एक इलेक्ट्रॉन बी के पास और एक इलेक्ट्रॉन ए के पास हो तो इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको हम लोग स्टार दे के लिख सकते हैं। अभी ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे में एक्सचेंज हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है। एक पॉसिबिलिटी क्या है, ये हो सकता है कि दो ही इलेक्ट्रॉन एक एक करके एक एक एटम पे कॉन्सेंट्रेटेड है। उसके बाद क्या हो सकता है, ए एटम से दो इलेक्ट्रॉन निकल गए और बी के पास शिफ्ट हो गए, तो इससे क्या बनेगा, बी माइनस। अभी उल्टा अगर हो सके तो क्या होगा, ए माइनस बी प्लस। तो ये हमारे पॉसिबल हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर्स हैं। हर एक स्ट्रक्चर इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से अलग अलग है। ओके, तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि ईच स्ट्रक्चर is different in the distribution of electrons। अभी ये जो सभी स्ट्रक्चर्स हैं ये क्या, कौन से स्ट्रक्चर्स हैं, लुईस डॉट। ओके, तो रेजोनेंस का एक्चुअल में मीनिंग क्या है कि हम लोग क्या करेंगे, किसी भी मॉलिक्यूल में जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको हम लोग पॉसिबल वे में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और वहाँ पे जो हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर्स हैं उनको हम लोग देखेंगे या फिर स्टडी करेंगे। तो रेजोनेंस को हम लोग क्या बोल सकते हैं कि रेजोनेंस है रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए मॉलिक्यूल इन सम हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर्स, that is the Lewis dot formula, each of which differing in electronic distribution। तो हमने यहाँ पे क्या लिया, एक मॉलिक्यूल लिया है, उसका हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर्स लिखा है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन हर एक केस में अलग है। ठीक है, तो इन सभी ये जो इंडिविजुअल स्ट्रक्चर्स हैं इन सब को हम लोग बोलेंगे कि कैनोनिकल स्ट्रक्चर। ओके,
ईच स्ट्रक्चर, उसको हम लोग बोलेंगे कैनोनिकल स्ट्रक्चर, कैनोनिकल और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल hypothetical structures is known as resonance hybrid। अभी इसके बारे में हम लोग बाद में डिटेल में बात करेंगे। तो हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स दो तरह के हो सकते हैं। एक इन्वॉल्व सिग्मा बॉन्ड, दूसरा है इन्वॉल्व पाई बॉन्ड। ओके, तो सिग्मा बॉन्ड का जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है वो आयनिक टाइप का होता है, तो ये हमारे लिए लेस इंपॉर्टेंट है। मोर इंपॉर्टेंट है जहां पे पाई बॉन्ड्स होते हैं, क्योंकि पाई बॉन्ड से जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं उससे हम लोगों को केमिकल एंटिटी के बारे में बहुत कुछ पता चलता है, जैसे कि मॉलिक्यूलर जियोमेट्री, बॉन्ड पैरामीटर्स, केमिकल रिएक्टिविटी, ओके। तो हमारा मेन मोटो क्या है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या फिर केमिस्ट्री का, कि हम लोग मॉलिक्यूल के प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हैं, उसके नेचर को समझते हैं और जो भी रिएक्शंस होते हैं उनको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पाई बॉन्ड रिलेटेड जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं तो उनका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है सिग्मा बॉन्ड इन्वॉल्वमेंट के मुकाबले। ओके, तो हम लोग इसी को एक्सप्लोर करेंगे फुल्ली। तो इसको स्टार्ट करने से पहले हम लोगों को एक चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा, जो आपको याद रखना है, वो है conditions for structures to exhibit resonance। अभी पाई बॉन्डेड सिस्टम के लिए क्या है, पाई बॉन्डेड सिस्टम के लिए इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स वो पाई बॉन्ड ब्रेक होगा या फिर पाई बॉन्ड नया पाई बॉन्ड फॉर्म होगा। ओके, तो इसके लिए हम लोगों का कुछ स्ट्रक्चरल फीचर्स का कंडीशन रहता है। वो कंडीशन क्या क्या है आइए देख लेते हैं। नंबर 1, ऑल्टरनेट सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। यहाँ पे मैंने बस स्केलेटन दिखाया है, तो कार्बन के जो 4 हाथ होते हैं वो हमने नहीं दिखाया। चलिए दिखा देता हूँ। ये बन गए हर एक कार्बन के 4 बॉन्ड्स, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ये एक कंडीशन हुआ। ऐसा फीचर हमारे स्ट्रक्चर में रहना चाहिए। ये यहाँ पे रेजोनेंस हो सकता है, वो कैसे होगा हम लोग देखेंगे। और पर अगर ऐसा स्ट्रक्चर रहा तो फिर नहीं होगा। सी डबल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड सी। यहाँ पे देखिए कि ये ऑल्टरनेटिंग सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड नहीं है, तो ये नहीं होगा। सेकंड स्ट्रक्चरल फीचर क्या है, यहाँ पे सिर्फ सी सी सिंगल बॉन्ड सी सी डबल बॉन्ड ही नहीं, यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ भी हो सकता है, सी डबल बॉन्ड एन भी हो सकता है, ओके, एटसेट्रा। ये हो सकता है, मतलब ऑल्टरनेटिंग सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ऐसा रहेगा। तो यहाँ पे कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट जो है वो है डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज।
number 3 C, this is radical, and number 4 the negative charge, number 5 यहाँ पे वैकेंट p ऑर्बिटल। ओके, तो ये कुछ स्ट्रक्चरल फीचर्स हैं जो हमारे मॉलिक्यूल में अगर रहे तो हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे रेजोनेंस होगा। अभी रेजोनेंस कैसे होगा ये हम लोग समझ लेते हैं। तो अभी हम लोग अगर इस स्ट्रक्चर को कंसीडर करें तो यहाँ पे ये जो पाई बॉन्ड है ये कैसे ब्रेक कर सकता है। चलिए मान लेते हैं कि इसने इस तरफ अपने 2 इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट कर दिया है, तो यहाँ पे कार्बन नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव होगा। सो C प्लस C माइनस सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C। अभी ये नेगेटिव चार्ज कहाँ पे, यहाँ पे आ सकता है। ये बॉन्ड फर्दर ब्रेक करेगा क्योंकि यहाँ पे हर एक कार्बन के पास 4 बॉन्ड्स हैं, और कैसा भी इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट हो एट कार्बन के 4 बॉन्ड्स ही रहेंगे। अगर वो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव नहीं हुआ तो कोवेलेंट बॉन्ड जब भी फॉर्म करेगा वो 4 ही बॉन्ड फॉर्म करेगा। तो यहाँ पे देखिए प्लस चार्ज है 3 है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, पर यहाँ पे 4 बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। अभी ये प्लस, यहाँ पे नेगेटिव आ गया। अब ये कहाँ पे आएगा, यहाँ पे, और ये बॉन्ड फिर से टूटेगा। तो अभी ये माइनस बन गया, तो ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। ये जो मैंने 1 2 3 ये जो 3 स्ट्रक्चर्स हैं, ये ऑल 3 स्ट्रक्चर्स आर हाइपोथेटिकल। ओके, क्यों, इनका रियल एग्जिस्टेंस नहीं होता। तो ये जो मैंने नेगेटिव चार्ज यहाँ पे ड्रॉ किया है कि यहाँ से बॉन्ड टूट के नेगेटिव चार्ज बना, उसके बाद नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आया, उसके बाद फिर ये बॉन्ड टूटा। तो ये यहाँ पे क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे अगर बॉन्ड फॉर्म हो जाए तो कार्बन के वैलेंसी 5 हो जाता है, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इस वैलेंसी को फिक्स रखने के लिए यहाँ पे जो वीक पाई बॉन्ड है वो टूट जाता है। तो अभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे 1 2 3 4 टाइप के स्ट्रक्चर्स जनरेट हुए हैं। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। मैं इसको छोटा करके दिखाता हूँ, ये बहुत लंबा स्ट्रक्चर है। तो ये डायरेक्ट यहाँ पे आया और ये यहाँ पे शिफ्ट हो गया। तो इससे क्या बनेगा, C पॉजिटिव C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पे नेगेटिव बन गया। ओके, तो ये जो 2 स्ट्रक्चर्स हैं, इन दोनों के बीच का जो चेंज है उसको हम लोग ऐसे एरो से रिप्रेजेंट करेंगे। ये एक डबल हेडेड एरो है। तो अभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करने के लिए भी हमको एक पर्टिकुलर मेथड फॉलो करना पड़ता है। वो क्या है, पॉइंट नंबर 1 है, ऑल कैनोनिकल स्ट्रक्चर must be written in Lewis dot formula showing bonds, charges, okay, position of all atoms will be same। ओके, जैसे कि हम लोग अगर ये एग्जांपल कंसीडर करें कि यहाँ पे हमने इथिलीन लिया है,
इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, CH2 प्लस सिंगल बॉन्ड, ये यहाँ पे ऐसे बॉन्ड ब्रेक हुआ है, CH2 माइनस, पर इसको हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते, H3C सिंगल बॉन्ड CH2 सॉरी CH डॉट, दिस वन विल बी CH। ओके, तो हम लोग इसको ऐसे नहीं लिख सकते। देखिए यहाँ पे एक हाइड्रोजन का प्लेस चेंज हुआ है, वो यहाँ पे इस कार्बन पे जाके अटैच हुआ है, तो ऐसे हम लोग नहीं लिख सकते। यहाँ पे जितने भी एटम्स है और उनके पोजीशंस है वो हमेशा सेम रहेंगे। अभी थर्ड जो पॉइंट है वो क्या है, थर्ड पॉइंट है कि सिर्फ पाई बॉन्ड्स को ही हम लोगों को कंसीडर करना है, सिग्मा बॉन्ड हम लोग यहाँ पे कंसीडर नहीं करेंगे। ओके, पाई बॉन्ड्स will be under consideration only। ओके, तो यहाँ पे हम लोग सिग्मा बॉन्ड्स को कंसीडर नहीं करेंगे। यहाँ पे कन्वर्शन क्या होगा, पाई बॉन्ड से पाई बॉन्ड कन्वर्ट होगा। ओके, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग अगर इस एग्जांपल को कंसीडर करें तो यहाँ पे ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, ये यहाँ पे गया, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये यहाँ पे शिफ्ट होगा, तो यहाँ पे CH2 CH ये पॉजिटिव हुआ, डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 ये माइनस। ओके, तो यहाँ पे पाई बॉन्ड किस किस में ट्रांसफर हो सकता है या फिर कन्वर्ट हो सकता है, ये एक पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो सकता है, एक नेगेटिव चार्ज या फिर लोन पेयर में। ओके, तो पाई बॉन्ड मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू आइदर पाई बॉन्ड और नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर। ओके, तो ये आपको याद रखना है, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है नंबर 4, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड। ओके, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स will remain same in all canonical structures। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे देख सकते हैं कि देखिए H2C डबल बॉन्ड CH2 ये इथिलीन है। अभी इसको हम लोग कैसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पे प्लस, ये माइनस, ये प्लस, और एक क्या होता है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन। ओके, तो इनके बीच हम लोग डबल हेडेड एरो को प्लेस करेंगे। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे पेयर्ड अप इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी पेयर्ड है, पर यहाँ पे अनपेयर्ड है। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या है, यहाँ पे डिफरेंट है, यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 1 है, 1 करके है। ओके, तो ये हम लोगों का कैनोनिकल स्ट्रक्चर कंट्रीब्यूशन में नहीं आएगा, इसको हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में नहीं इंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो अगला 5 नंबर पॉइंट है वो है प्लानरिटी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन फॉर रेजोनेंस और इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइजेशन। आई थिंक कि आपको समझ में आ गया है कि मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइजेशन टर्म क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे पाई बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, डिस्प्लेस हो रहा है। यहाँ पे ये लोकलाइज्ड पाई बॉन्ड था, यहाँ पे यहाँ से ये अपना प्लेस हर बार चेंज कर रहा है,
तो इसका मतलब क्या, ये डिलोकलाइज हो रहा है। तो ये प्लानर, क्यों प्लानरिटी हमको चाहिए, क्योंकि आप अगर देखें तो ये हमारा एक p ऑर्बिटल है, ये p ऑर्बिटल है, ये एक p ऑर्बिटल है, और ये एक p ऑर्बिटल है। तो मान लीजिए कि यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ये दो डबल बॉन्ड्स हैं। ओके, तो अगर इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ पे, सॉरी यहाँ से नहीं, यहाँ से यहाँ पे अगर प्लेस करना है तो फिर हमको ऑर्बिटल का जो जियोमेट्री है या फिर ओरिएंटेशन है वो सेम रखना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि आप ऐसे एक क्या कहूँ, क्योंकि मान लीजिए कि आप लोग पासिंग द बॉल खेल रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे ये एक बंदा है जिसके हाथ में बॉल है, ये दूसरा बंदा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है। तो सभी एक ही तरह से खड़े हुए हैं। तो आप क्या करोगे, ये बॉल इसके हाथ में दोगे, ये अपने हाथ से इसको देगा, यहाँ से यहाँ पे आएगा और यहाँ से यहाँ पे। तो मान लो कि ये बंदा, बीच का जो बंदा है, ये परपेंडिकुलर हो गया ऐसा। ओके, तो आपके हाथ का जो डायरेक्शन, ये इससे परपेंडिकुलर हो गया, तो आप इसको बॉल नहीं दे पाओगे, है ना। ये बॉल है इलेक्ट्रॉन और ये है ऑर्बिटल्स। ओके, तो अगर ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन या फिर जियोमेट्री चेंज हो जाए, क्योंकि यहाँ पे अगर परपेंडिकुलर हो जाए या फिर थोड़ा एंगल में आ जाए, तो फिर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होना पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे ऑर्बिटल्स को ओवरलैप करना होता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र, यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, मतलब यहाँ पे ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे। ओके, तो लैटरल ओवरलैप यहाँ पे पॉसिबल नहीं होगा अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चला जाए। तो इसीलिए प्लानरिटी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर इलेक्ट्रॉन को डिलोकलाइज होना है तो हमको प्लानर सिस्टम ही चाहिए। अगर सिस्टम प्लानर नहीं होगा तो फिर वहाँ पे रेजोनेंस नहीं हो सकता। इसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है केमिकल स्पीसीज का रिएक्टिविटी डिटरमाइन करने में। इसको हम लोग एप्लीकेशन जब पढ़ेंगे वहाँ पे कवर करेंगे, ठीक है। तो आई थिंक आपको इतना से समझ में आया है कि कैसे हम लोग रेजोनेंस स्ट्रक्चर को लिख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले क्लास में मैं कंट्रीब्यूटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, मतलब यहाँ पे जो कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स जो आएंगे, सपोज एक मॉलिक्यूल के लिए 4-5 कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स आएंगे, तो उनमें से कौन कौन सा ज़्यादा कंट्रीब्यूटिंग होगा, कौन कौन सा लेस कंट्रीब्यूटिंग होगा, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। और इस रेजोनेंस चैप्टर के डिस्कशन के थर्ड पार्ट में हम लोग एप्लीकेशंस को कवर अप करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया। तो अगर आपको पूरा ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझ में आया तो फिर मुझे कमेंट में बताइए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो फिर सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं अपलोड करूं नोटिफिकेशन आपको पहुंचे और आपका नॉलेज ईजिली एनरिच होता रहे केमिस्ट्री में। तो तब तक के लिए थैंक यू, स्टे वेल, स्टडी वेल।